नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आज बड़ी हलचल है। ईडी के समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में आज एक बार फिर नई अर्जी लगा दी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। इस नई अर्जी में केजरीवाल ने अपनी अर्जी में दावा किया कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। केजरीवाल को ईडी अब तक 9 समन जारी कर चुकी है और ये जो 9वां समन था, इसमें आज 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था। अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पहुंचे हैं। हां, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत का दरवाजा आज एक बार फिर से खटखटाया गया है। गिरफ्तारी पर रोक की मांग दोहराई गई है और इस बीच अभी तक ये जो घोटाला है शराब नीति का, इस पर जो जानकारी सामने आई है, देखिए किस तरीके से ये क्रोनोलॉजी बढ़ती है। 17 नवंबर 2021 वो तारीख जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू की जाती है। इसके बाद 22 जुलाई को इस मामले में एलजी की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाती है। इसी के मद्देनजर आनन फानन में 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ये जो नई शराब नीति है इसको वापस ले लेती है, लेकिन जांच शुरू हो जाती है इस पूरे मामले में और इसका असर ये होता है कि 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, फिर 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह पर भी शिकंजा कसता है और संजय सिंह भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसके बाद अभी हाल ही में 15 मार्च 2024 इसी मामले में बीआरएस नेता हैं के कविता, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके लिए समन पर समन, केजरीवाल की कोर्ट में अर्जी, गिरफ्तारी पर रोक की मांग। आज भी अरविंद केजरीवाल ने जो अदालत में याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में, उसमें गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं, ईडी दफ्तर से मनोज वर्मा, और साथ ही हमारे साथ इस पूरे मामले में ये जो अदालत का दरवाजा अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया, तो कानूनी पहलू पर बात करने के लिए निपुण सहगल भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दीपक रावत के पास आपको लेकर चलती हूँ और जरा जानते हैं दीपक से, हाईकोर्ट तो पहुंच गए अरविंद केजरीवाल, लेकिन आज 9वें समन पर क्या ईडी के सामने जा सकते हैं केजरीवाल या नहीं? ये देखिए, कल जब कोर्ट में सुनवाई थी, कोर्ट कल अरविंद केजरीवाल इसलिए गए थे, वो थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि जो ईडी के जो अब तक के समन मिले हैं वो इलीगल हैं और गलत तरीके से उन्हें भेजे गए हैं। इसके खिलाफ वो कल कोर्ट गए थे, जिसमें उन्होंने जब बातचीत हुई तो उनके वकील ने कहा कि उन्हें कोर्ट से प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर प्रोटेक्शन मिल जाती है तो ईडी के समन पर जाने को तैयार है। तब कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जो ये फ्रेश याचिका लगाई गई है, इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए कोर्ट से। अगर उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है तो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए कभी भी जाने को तैयार है। यानी कि अब जो आज कोर्ट में मामला चलेगा, अगर कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल आज ही ईडी के जवाबों के सामना करने के लिए ईडी दफ्तर जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है, दीपक प्रोटेक्शन चाहिए कोर्ट से, ये जो बात आप दोहरा रहे हैं, मतलब सीधे सीधे ईडी गिरफ्तार ना करे, गिरफ्तारी से राहत चाहिए अरविंद केजरीवाल को अदालत से, यही प्रोटेक्शन की मांग वो कर रहे हैं कोर्ट से? बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती हुई आ रही है कि ईडी जो समन भेज रही है वो समन सिर्फ इसलिए कि एक दिखावे के तौर पर भेजा जा रहा है। उनकी मंशा है उनकी गिरफ्तारी करने की, और यही वजह है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कोर्ट इस बात को लेकर पहुंच गए हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी होने वाली, जिसकी आशंका उनको है, उस पर उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। अगर उनको प्रोटेक्शन मिलता है तो फिर वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए कभी भी तैयार है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया हुआ है। 9वां समन पहले ही जारी हो गया था अरविंद केजरीवाल को। अब केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर जैसा कि दीपक बता रहे थे कि सस्पेंस बना हुआ है। अदालत के रुख पर भी अरविंद केजरीवाल की नजर टिकी हुई है। कल ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं मनोज से कि ईडी का अब इस पूरे मामले में रुख क्या है, रणनीति क्या है मनोज?
देखिए रोमाना, ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। यही वजह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल को समन दिए जा रहे हैं। 9 समन ईडी दे चुकी है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब ईडी ने कविता को गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, जिसमें साफ तौर पर ईडी ने ये कहा कि कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर के साजिश रची, जिसमें 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं और आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया और उस पैसे का इस्तेमाल जो था वो इलेक्शन में किया गया। तो एक बड़ी लंबी सवालों की फहरिस्त है ईडी के पास, जो अरविंद केजरीवाल से पूछी जाने हैं। और ऐसा पहली बार है कि जब ईडी ने साफ तौर पर अपनी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है, तो ईडी यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल एक बार यहां पर पेश हों और जो सवाल ईडी को पूछने हैं वो पूछे जाएं। लेकिन अभी तक 9वें समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आज कोर्ट का क्या फैसला रहता है और क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश होंगे या फिर नहीं होंगे, इस पर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। आइए निपुण के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और निपुण से जानते हैं। निपुण, कुल मिलाकर कल जिस तरीके की मांग की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस पर अदालत ने कोई फैसला या कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी थी इस रूप में कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक को लेकर हाईकोर्ट किसी तरीके का कोई आदेश देता। अब आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसी मांग को लेकर हाईकोर्ट के सामने। आपको क्या लगता है, इस तरीके से एक ही मांग बार बार अदालत के सामने जब रखी जाएगी, अदालत का रुख इस पूरे मामले पर क्या रह सकता है? देखिए, अदालत कुछ भी राहत दे सकती है अगर देना चाहे तो। ये निर्भर करता है कि दलीलें क्या रखी गई। लेकिन दलील अगर सिर्फ ये है कि मुझे गिरफ्तार करना चाहती है कोई एजेंसी और इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, तो ये कोई दलील अपने आप में नहीं है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि मैं जाऊंगा लेकिन नियम और शर्तें लागू होंगी, वो मेरी तरफ से होंगी। क्या पुलिस या कोई एजेंसी किसी आम आदमी को बुलाती है तो वो ये मना कर सकता है कि मुझे बताइए कि आप आरोपी बनाकर बुला रहे हैं कि गवाह बनाकर बुला रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, इरादा क्या है, पूछताछ के बाद मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे? क्या मैं और आप ऐसा कर सकते हैं? तो एक आम आदमी से खास आदमी बनने का सफर शायद अरविंद केजरीवाल ने पूरा कर लिया है और कोर्ट को भी वो यही बात बताना चाह रहे हैं कि मैं खास आदमी हूं, मुझे खास प्रोटेक्शन दीजिए, तभी मैं एजेंसी के पास जाऊंगा। लेकिन हाँ, फिर भी ये निर्भर करता है कि वो किस तरह से आश्वस्त कर पाते हैं उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जजों को। कल कम से कम वो उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी, आज का फिर समन है, आज वो फिर कोर्ट की दहलीज पर आ गए हैं। अब कोर्ट अगर राहत कुछ देती है उनको या अगले समन पर जाने के लिए कहती है, ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा इस मामले से जुड़ा हुआ फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे का एजेंडा में। और इस बीच देखिए, शराब घोटाले में एक्शन को लेकर लगातार दिल्ली की जो राजनीति है वो गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो एकदम आमने सामने आकर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते 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 अब वो दिल्ली की जनता से भी नफरत करने लगे। ये कई बारी बाउंड्री जो होता है बड़ा पतला होता है, बड़ा थिन लाइन होता है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट और केजरीवाल से नफरत के चलते चलते ये दिल्ली की जनता से नफरत कर बैठे। जो भी दिल्ली की जनता के हित के काम होते हैं ये उसको रोकते, उसको रुकवाते और नफरत करते हैं दिल्ली की जनता से। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति कभी इस स्तर पर नहीं आना चाहिए कि जनता को सफ़र करना पड़े। बाकी कोर्ट पर, न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। वो लगातार जनता की नज़रों में तो गिर ही रहे हैं, गिर ही चुके हैं, अब वो न्यायालय की नज़रों में भी गिर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद से अपने गुनाह को सिद्ध कर दिया। हर बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पे फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाई कोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में जवाब देना होगा। हम चाहेंगे कि ईडी भी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करे, वो राउज एवेन्यू कोर्ट का और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। केजरीवाल को कोर्ट से रिलीज नहीं मिला और ये केजरीवाल खुद ईडी के सम्मन को अवैध बताते थे और खुद ही कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने आज उनको आईना दिखा दिया कि आप कानून से बड़े नहीं हैं, आपको जांच एजेंसी का सामना भी करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। तो मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं से कहता हूं कि अब झूठी बहानेबाजी छोड़िए, जांच का सामना कीजिए, कोर्ट में पेश हुई। तो दिल्ली की हर हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र आपको लेकर चलते हैं,
जहां सीट शेयरिंग पर आज महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी बैठक होने वाली है। आज सुबह 11 बजे शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फॉर्मूले पर बताया जा रहा है चर्चा हो जाएगी और इस बैठक में उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले इस बैठक में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग का जो पेच है वो इस गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी को लेकर फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी की डिमांड को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन जितनी सीटें देने को प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को तैयार है, उतनी सीटों पर प्रकाश अंबेडकर राजी नहीं है। ऐसे में अभी तक महाविकास अघाड़ी जो है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो संभावित फॉर्मूला सामने आ रहा है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 लोकसभा सीटें आएंगी और एनसीपी शरद गुट जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, ये है फॉर्मूला जो आप कह सकते हैं कि कमोबेश तय हो चुका है महाविकास अघाड़ी में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कृष्णा ठाकुर भी जुड़ रहे हैं। पहले सूरज का रुख करते हैं और जरा जानते हैं सूरज से, आज सुबह 11 बजे शरद पवार के घर पर यह महाविकास अघाड़ी की बैठक, इसके बाद तय माना जाए कि सीटों का पेच सुलझ जाएगा और शाम होते होते औपचारिक ऐलान महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सामने होगा। सूरज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, महाराष्ट्र के विदर्भ से कुछ सीटों का नोटिफिकेशन तक जारी हो चुका है, यानी कि वहां पर अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी ने अब तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है और इसी के चलते इन्हें आनंद फानंद में सारी मीटिंग बुलानी पड़ी और अब शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर सारे पार्टी प्रमुख पहुंच रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से संजय राउत पहुंचेंगे जो अपना पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टी की जो उम्मीदें हैं उसे वहां पर प्रस्तुत करेंगे। नाना पटोले पहुंच गए हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। तो अब मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होगी और इस मीटिंग में ये तय करना है कि महाविकास अघाड़ी के हर घटक दल को कितनी सीट मिलेगी। जो फॉर्मूला अब तक सामने है, क्या उसी फॉर्मूले पर मुहर लगेगी या फिर प्रकाश आंबेडकर की किसी को कोई सीट देने की बात की जा सकती है। इसके अलावा एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में एकनाथ शिंदे की प्रमुख बैठक है, उनके सारे विधायक। सूरज, एनडीए को लेकर पहले मैं जानकारी दे देती हूँ दर्शकों को, उसके बाद इस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त हलचल वाकई में तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिवसेना शिंदे गुट के सारे नेता और सांसद शामिल होंगे। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। सूरज हमारे साथ मौजूद है। सूरज, ये जो आप खबर बता रहे थे एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक वाली, मैंने दर्शकों को बताई है, मुझे बताइए लेकिन कि एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर ये जो अलग से अपने गुट की बैठक बुलाई है, इसके पीछे राज ठाकरे वाला कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, एनडीए जो है वो अपनी शाखाएं बढ़ाता जा रहा है। एक के बाद एक नए घटक दल इसमें दिखाई दे रहे हैं। नए घटक दल एमएनएस का नाम कुछ दिन पहले तक सिर्फ चर्चाओं में था, लेकिन अमित शाह की मीटिंग के बाद कई सारे ऐसे सांसद हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट से बिलोंग करते हैं, जो शिंदे पर विश्वास कर जिन्होंने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ दिया, इनका दामन थाम लिया था। अब उन्हें ऐसा डर सताने लगा है कि उनकी टिकट शायद से कट सकती है। ऐसे में उनमें जो अविश्वास है, जो डर है, उस डर को कहीं ना कहीं ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से विधायक हो गए या फिर सांसद, इसके अलावा पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, हर किसी को आज मीटिंग में बुलाया गया है। बिल्कुल, तो शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उसमें खलबली है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सांसद हैं उन्हें डर सता रहा है कि उनका टिकट ना कट जाए, क्योंकि बार बार ये बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुकी है। ऐसे में कहीं सहयोगियों को तो इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा और वही अपने गुट का डर दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर यह बैठक बुलाई है।
वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे वाला जो फैक्टर है वो भी महाराष्ट्र की सियासत में अब बड़ा हो रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में राज ठाकरे एनडीए के साथ गठबंधन पर चर्चा कर सकते हैं। राज ठाकरे ने पदाधिकारियों की बैठक गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बुलाई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। कृष्णा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा, क्या माना जाए, राज ठाकरे ने ये जो बैठक बुलाई है इसके बाद ही औपचारिक ऐलान होगा राज ठाकरे की एमएनएस का एनडीए में आने का? देखिए रोमाना, बिल्कुल आज महाराष्ट्र में जो है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां पे महाविकास आघाड़ी की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भी अपने घर पे बैठक बुलाई है। इस वक्त उनके घर के बाहर ही मौजूद है। 11 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अमित शाह से जो मुलाकात उन्होंने बीते मंगलवार के दिन की थी, उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, अमित शाह से बैठक में राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग रखी है, जिसमें दक्षिण मुंबई और शिरडी की सीट बताई जा रही है। और जब राज ठाकरे वापस लौटे थे तो पार्टी के नेताओं का ये कहना था कि जो अमित शाह और राज ठाकरे के बीच में चर्चा हुई है वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है। और उसके बाद भी जो महाराष्ट्र में नेताओं के साथ जो पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ जो है वो चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही जो है वो अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और इसीलिए आज राज ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी को दावत दी गई है कि सभी शामिल हों। अपने विचार जो है वो राज ठाकरे अपने नेताओं के सामने रखेंगे, उनके जो विचार हैं वो सुनेंगे, उसके बाद जो है वो कुछ अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा मान के चला जा रहा है कि 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। करीब 6-7 घंटे तक ये बैठक चल सकती है और उस बैठक में जो है वो विचारों का आदान प्रदान होगा। क्या कुछ उनके नेता उनसे कहते हैं राज ठाकरे से, और साथ ही साथ राज ठाकरे क्या कुछ अपने नेताओं से बातचीत करते हैं, ये देखना अहम होगा। लेकिन सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 सीटों की मांग राज ठाकरे की तरफ से की गई है, जिसमें दक्षिण मुंबई और शिरडी की सीट कही गई है। लेकिन जो बात बनती हुई दिखाई दे रही है वो सिर्फ दक्षिण मुंबई की सीट को लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं राजनीति में धारावाहिक रामायण के राम की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अरुण गोविल चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। मेरठ से बीजेपी अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अरुण गोविल को लेकर जानकारी सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, अरुण गोविल मेरठ से ही आते हैं और ऐसे में उनकी जो जन्मस्थली है, जहां के वो हैं, वहीं से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी, मतलब वो आउटसाइडर वाला टैग भी नहीं लगेगा अरुण गोविल पर फिर? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि अरुण गोविल चूंकि मेरठ के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी यूपी की जो कोर कमेटी है उसने केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो पैनल पेश किया उसमें अरुण गोविल का नाम नंबर 1 पर रखा है और अरुण गोविल को चुनाव लड़ाए जाने की मंशा जाहिर की है। देखिए, अब अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है, लेकिन एक बात तो तय है कि अरुण गोविल का नाम पैनल में रखा गया है, नंबर 1 पर रखा गया। इससे एक संभावना बड़ी होती है कि अरुण गोविल लोकसभा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, मेरठ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप में एक बड़ा मूव होगा और अरुण गोविल के लिए भी चुनावी मैदान में उतरना एक बड़ा अनुभव होगा। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। हम आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में सियासी पार्टियां उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के लिए अब मंथन कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट, ये उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस आज जारी कर सकती है। आज दोपहर तक उम्मीदवारों के नाम की जो तीसरी लिस्ट है वो कांग्रेस की तरफ से फाइनल करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कांग्रेस की इस तीसरी लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है और इन 2 लिस्ट में कांग्रेस ने अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी लिस्ट पर चर्चा के लिए पिछले 2 दिन से कांग्रेस नेता मंथन कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 80 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक तीसरी लिस्ट में 50 उम्मीदवारों के नाम ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट है इसमें कई दिग्गज चेहरे जिन्हें जगह दी जा सकती है और साथ ही कई चौंकाने वाले नाम भी कांग्रेस की इस तीसरी लिस्ट में जगह पा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरी लिस्ट में कांग्रेस का फोकस पहले चरण में जो सीटें हैं जिन पर वोट डाले जा रहे हैं 19 अप्रैल को, खासतौर पर उन पर रहने वाला है। दूसरे चरण के लिए भी उम्मीदवारों के नाम तय करने पर कांग्रेस पार्टी का आज फोकस रहने वाला है इस तीसरी लिस्ट में। तो कांग्रेस अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। आपको बता देते हैं कि आखिर ये जो 82 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने अभी तक घोषित किए हैं
वो पहली लिस्ट जो 8 मार्च को कांग्रेस की तरफ से आई थी, 39 उम्मीदवारों के उसमें नाम थे। दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने 12 मार्च को जारी की थी, 43 उम्मीदवारों के नाम वाली। और आज जो तीसरी लिस्ट आएगी, पहले कहा जा रहा था 80, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 50 उम्मीदवारों के नाम इसमें हो सकते हैं। और ये जो तीसरी लिस्ट आएगी, इसमें फोकस पहले चरण और दूसरे चरण में जहां पर वोटिंग होनी है उन सीटों पर रह सकता है। तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पे तमिलनाडु, झारखंड पर फोकस। तीसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र की 12 सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारने की कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान को लेकर भी चर्चा कर चुकी है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की तैयारी है उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। कांग्रेस की तैयारी और ये जो तीसरी लिस्ट आएगी, इसमें जो 50 उम्मीदवारों के नाम की बात की जा रही है, किन किन दिग्गजों पर इसमें दाव लगाया जा सकता है। अमित चावड़ा गुजरात, आणंद से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सुखराम राठवा गुजरात, छोटा उदयपुर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और साबरकांठा गुजरात की सीट तुषार चौधरी को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। इतना ही नहीं, परेश धनानी गुजरात, राजकोट से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। पचमढ़ी से गुलाब सिंह चौहान को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। और वहीं महाराष्ट्र सोलापुर, प्रणीति शिंदे जो हैं उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रविंद्र धंगेकर का नाम पुणे महाराष्ट्र से आगे चल रहा है। विकास ठाकरे का नाम नागपुर महाराष्ट्र से आगे चल रहा है। अभय पाटिल अकोला महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी की जो तीसरी लिस्ट जारी होगी उसमें इनका नाम भी हो सकता है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जैनेंद्र से, आज शाम तक तय माना जाए कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट उम्मीदवारों के नाम वाली सामने होगी। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, तीसरी लिस्ट कल ही जारी करने की तैयारी थी, लेकिन वो लिस्ट थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ये तय किया गया कि तकरीबन 50 सीटों पर जो है वो 50 सीटों की तीसरी लिस्ट आज जारी होगी। कांग्रेस ने बीती दो सूचियां जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जारी की हैं। आज भी वही उम्मीद है। हालांकि सुबह 11:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके कुछ समय बाद कांग्रेस एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीसरी लिस्ट जारी करेगी। ज्यादातर नाम आपने बता दिए। कुछ और जो बड़े नाम तीसरी लिस्ट में हो सकते हैं उनमें से एक है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की सीट पर उनके उम्मीदवारी का ऐलान आज होगा। वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, जो पिछली लोकसभा जो खत्म हुई है। इसके अलावा कर्नाटक की कलबुर्गी सीट जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट है और जिस पर वो पिछली बार चुनाव हार गए थे, इस बार उस सीट से उनके दामाद को कांग्रेस उतारने जा रही है। इसके अलावा बेंगलुरु नॉर्थ पर राजीव गौड़ा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जिनकी सीटों का नाम जो है वो तीसरी लिस्ट में कांग्रेस आज जारी करने जा रही है। रहिए, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उनका फोकस जिताऊ और युवा उम्मीदवारों पर है, सुनिए जरा। देखो, 18 से 19 सीट पर कांग्रेस की तैयारी हम लोगों ने उसी तरह से साइजेबल और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने डिसीजन लिया है। कुछ आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है, उसमें से 18-19 सीट जो है वो सीट कांग्रेस को ही लड़ने की है। इस आधार पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। सीईसी की सभी जो हमारी सीटें हैं उनके ऊपर चर्चा होगी है और हमने उनको सिंगल नाम जो है नेम है उनके ऊपर हमारा एग्री हो गया सभी, और जल्दी लिस्ट जो है वो हाईकमांड जो अनाउंस कर देगी। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो एआईसीसी करेगी। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रासरूट्स पे काम करते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2 बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें। तो कांग्रेस के नेताओं को आप सुन रहे थे। तीसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन कर लिया गया है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। और इस बीच बिहार में एनडीए में सीटों का तालमेल हो गया है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट मोर्चा अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बात बन नहीं पा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार की 9 सीटों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि आरजेडी उसे 7 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। इसी तरह वाम मोर्चा कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन आरजेडी का प्लान उसे 3 सीटें देना ही है। तो आइए जल्दी से अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार बिहार महागठबंधन और यहां कहां फंस रहा है पेच, क्यों अभी तक
सीटों का जो तालमेल है, फॉर्मूला सीट शेयरिंग का, उसका ऐलान नहीं हो पा रहा है। एक तो देखिए 3 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये 3 सीटें कौन सी हैं? बेगूसराय की, पूर्णिया की, कटिहार की। तो ये वो 3 सीटें हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस 9 सीट चाहती है, कांग्रेस को 7 सीट आरजेडी देना चाहती है। ये दूसरा मुद्दा है जहां पर मामला अटका हुआ है। और तीसरा मुद्दा लेफ्ट मोर्चा जो 5 सीट की मांग कर रहा है। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से 5 सीट की मांग की जा रही है, लेकिन लेफ्ट पार्टियों को आरजेडी 3 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर ये वो अलग अलग पेच हैं जिसकी वजह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये सुलझ नहीं पा रहा है मामला। मैं जल्दी से आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलती हूँ और जैनेंद्र से ही जानते हैं कि आखिरकार इसका हल कैसे निकल पाएगा। जैनेंद्र, ये तो कब से मामला जो है वो टस से मस नहीं हो पा रहा है बिहार में। बिल्कुल रोमाना, और इस हफ्ते की शुरुआत में तीनों ही पार्टियों के सूत्र ये दावा कर रहे थे कि 20 या 21 तारीख को सीट बंटवारे का जो फार्मूला तैयार हुआ है अंदर खाने या हो जाएगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 21 तारीख है और आज दोनों ही दलों के जो उच्च सूत्र हैं वो हमें संकेत दे रहे हैं कि मामला अभी भी फंसा हुआ है और गतिरोध बरकरार है। जिन सीटों का आपने जिक्र किया जहां पेच फंसा है, इसके अलावा एक सीट उसमें और मैं जोड़ देता हूं, सिवान की सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। सिवान की सीट माले मांग रही है और वो उस सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार देती रही है, तो वहां भी मामला फंसा हुआ है। एक नया अपडेट मुझे ये पता चला है कि कटिहार सीट, हमें ये जानकारी थी कि कटिहार पर आरजेडी इस बार नजर गड़ाए हुए है, वो सीट कांग्रेस की रही है परंपरागत, वो सीट सीपीआई एमएल भी मांग रही है। तो मांगने की अगर बात करें तो अकेले सीपीआई एमएल 5 सीट मांग रही है, वाम मोर्चा कुल मिलाकर 7 सीट मांग रहा है। हालांकि वो 5 तक मान जाएंगे, लेकिन उन्हें ऑफर कितने हैं? 3। कांग्रेस पार्टी ने 14 से शुरू किया मांगना, 10 पर आए, अब वो 9 पर हैं, लेकिन आरजेडी का ऑफर क्या है? 7। और यही वजह है कि चाहे वो वाम मोर्चा हो या कांग्रेस हो, वो संतुष्ट नहीं है आरजेडी के ऑफर से, बात नहीं बन पा रही है और इसी वजह से ऐलान अटका हुआ है। और इन सबके बीच थोड़ा सस्पेंस पशुपति पारस को लेकर के भी है कि पशुपति पारस को क्या लालू यादव सीट देंगे, और अगर देंगे तो फिर वो कटौती किसकी सीट का करेंगे? क्या आरजेडी पशुपति पारस भी और मुकेश सहनी भी, ये भी 2 नाम हैं जिसको लेकर नजर महागठबंधन की लगी हुई है। और ऐसे में इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कौन अपने खाते की सीट दूसरे को देने के लिए राजी होगा, ताकि कम से कम सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है बिहार महागठबंधन में वो तो सामने आए ना। देखिए, मोदी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है उधमपुर सीट से। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो नामांकन से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने घर पर जो हवन पूजन किया है उसी की तस्वीरें आपके सामने है। लगातार जम्मू की उधमपुर सीट जिसे जीत रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एक बार फिर पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पर भरोसा जताया है और नामांकन दाखिल करने से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह हवन पूजन करते हुए अपने घर पर परिवार के साथ। और अब से कुछ ही देर बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेंगे, जिसके बाद वो कठुआ में रैली भी करेंगे। जम्मू से अजय बाचलू की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज अपना नामांकन भर रहे हैं। हम इन समय उनके जम्मू स्थित आवास पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह एक हवन करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू से अपने संसदीय क्षेत्र कठुआ की तरफ जाएंगे, जहां वो आज अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन भरने से पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां एक शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले ठीक ये तस्वीरें आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर की देख रहे हैं, जहां पर जश्न सा माहौल है और यहां पर जो है जो उनके समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर जो है नाच गाकर जो है उनकी रैली की शक्ल में यहां से लिया जाएगा। और किस तरह से उनके समर्थक यहां पर मोदी जी के मुखौटे पहनकर यहां पहुंचे हैं और लगातार यहां पर वो नारे लगा रहे हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में। और लगातार यहां पर माहौल जो है वो मोदी में हुआ है और लगातार यहां पर लोग जो हैं उनके समर्थक हैं, चाहे लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो है यहाँ से अब ये लोग रैली की शक्ल में कठुआ तक जाएंगे, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, जहाँ पर वो जो है एक रैली को संबोधित करने के बाद आज नामांकन भरेंगे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़, जम्मू।